राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खुश होगे। आज अपने लेक्चर सीरीज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकीय यंत्र। देखिए, प्रकाशिकीय उपकरण क्या होते हैं। सीधी सी बात है, वो उपकरण जो ऑप्टिक्स के नियमों पर आधारित हो क्या कहलाएंगे, प्रकाशिकीय उपकरण। या वो उपकरण जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो काम किसके आएंगे ये सिंपली कहूं तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने में, दूर रखी चीज को देखने के काम आते हैं। अगर कोई सूक्ष्म चीज है या कोई दूर की चीज है, उनको देखने के काम आते हैं। या सिंपली कहूं, ये क्या करते हैं, विजन को एक्सटेंड कर देते हैं, विजन की रेंज को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच एक्सटेंड द रेंज ऑफ ह्यूमन इज रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वो उपकरण जो मनुष्य की दृष्टि के प्रास को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रकाशिकीय यंत्र कहलाते हैं। कैसे काम करेंगे, ये कोई लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, इनसे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करवा के ऐसा करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया, आई हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे सिलेबस के अंदर माइक्रोस्कोप है और क्या है, टेलीस्कोप है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर मैं कहूं एक अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई मैग्निफिकेशन। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और होना चाहिए हाई रेजोल्यूशन। उच्च आवर्धन, उच्च गुणवत्ता, ये क्या है, क्वालिटी है किसकी, अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अगर हाई मैग्निफिकेशन है तो वो अच्छा है, हाई रेजोल्यूशन है वो अच्छा है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, विजुअल एंगल क्या चीज होती है। विजुअल एंगल क्या होता है, ये देखिए, ये मान लिया आई है, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, ये रेटिना, ये क्या हो गया, कॉर्निया, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्या पड़ा है, बिंब पड़ा है। आंख पर ये जो कोण बनता है ना, ये वाले कोण को बोलते हैं हम विजुअल एंगल, या हिंदी में लिखो तो दर्शन कोण। तो ये अल्फा है, ये क्या चीज है, ये है दर्शन कोण। और ये जो पीछे बनी है, ये क्या है, इमेज है। ये क्या बनी है, इमेज बनी है। तो जैसे जैसे अल्फा बड़ा होता जाएगा, ये इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी। अगर ये अल्फा यहाँ छोटा है, देखो, तो इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। अल्फा जैसे बड़ा, इमेज उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी।
तो एक बात तो हमें पता चल गई कि वस्तु का आकार वो समानुपाती होता है किसके? दर्शन कोण के। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विजुअल एंगल के। जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही बड़ा दिखाई देगा हमें। दूसरा, ये इमेज देखो उल्टी बन रही है। हाँ, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो रेटिना पर इमेज कैसी बनती है? उल्टी ही बनती है, जिसको माइंड प्रोसेस करके क्या कर देता है बेटा? सीधा कर देता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइसेस है जो प्रिज्म, लेंस या मिरर से रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। काम क्या आएंगे? कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज है उसको देखने में, या कोई बहुत ज्यादा दूर चीज पड़ी है उसको स्पष्ट रूप से देखने के काम आता है। विजुअल एंगल क्या है? जो ऑब्जेक्ट आंख पे कोण बनाता है वो कोण ही क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। एंगल मेड बाय object on eye is known as visual angle। ठीक है, दर्शन कोण है। अब देखिए, हाँ, ये एक अलग टॉपिक आ गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से दर्शाते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। जैसे कोई भी चीज है बेटा, आप उसको आंख के पास लाओगे ना, वो ऑब्जेक्ट क्लियर और बड़ा जूम होके दिखाई देता है। जैसे किसी भी आपके पास पेन होगा, पेन पे कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे जैसे आप उस पेन को आंख के पास लाओगे तो क्या होगे? उसके जो भी अक्षर है, लेटर है, वो सारे के सारे क्लियर दिखाई देंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। पर एक निश्चित डिस्टेंस के बाद वो धुंधले हो जाएंगे। तो एक जैसे जैसे पास ला रहे हो वो जूम होते जाएंगे, जूम होते जाएंगे, जूम होते जाएंगे। एक जगह आके वो सबसे ज्यादा जूम और स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर आप उससे पीछे लेके जाओगे तो भी छोटे होंगे, और उससे आगे लेके जाओगे तो भी वो धुंधले हो जाएंगे। तो वो न्यूनतम दूरी जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर वो एकदम क्या दिखाई दे? स्पष्ट दिखाई दे। मान लो ये आंख है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। और ये नॉर्मल इंसान के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर कोई चीज नजदीक है तो हम उसे सही से नहीं देख पाते। इसकी फीलिंग देने के लिए अपने देखा है, कई बार आपने कभी सुई में धागा डाला होगा, तो आप सुई में धागा डालते हो तो क्या ऐसे डालते हो? क्या नहीं, आप उसको आंख के पास ले आते हो। क्यों? यहाँ आने के बाद आपको सुई का जो छेद है वो सबसे बड़ा दिखाई देता है, और फिर आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? उसमें धागा डाल सकते हो। तो जहां पर आप सुई के अंदर धागा डालते हो, सुई को जिस डिस्टेंस पे लेके आते हो, वो आंख से वो वाली डिस्टेंस कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसे बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। और नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी होती है ये? 25 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हम नजदीक से नजदीक कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा नजदीक आएंगे तो क्या हो जाएगा? धुंधला। और दूर से दूर कहां तक देख सकते हैं? ठीक है, तो दूर से दूर तो देखो हम सूरज को देख पा रहे हैं। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, हम सूरज को देख पा रहे हैं। और ये तो सूरज बीच में आ गया, नहीं तो हम और आगे तक देख पाते। तो मतलब दूर देखने का तो कोई रेंज ही नहीं है। तो दूर हम कहां तक देखते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक देखते हैं। तो इस पॉइंट को तो हम बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, दूर बिंदु।
तो दूर बिंदु कहाँ पड़ा है? इन्फिनिटी पे। निकट बिंदु कहाँ पड़ा है? 25 सेंटीमीटर पे। आंख से इस निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं दृष्टि प्रास। क्या बोलते हैं? दृष्टि प्रास। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। मतलब इसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। तो एक नॉर्मल पर्सन की रेंज ऑफ विजन कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ये क्या होती है? रेंज ऑफ विजन है। अब बात करते हैं आगे। तो अब कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी? 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर दो ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तो माइक्रोस्कोप है और एक क्या है? टेलीस्कोप है। तो हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। तो नाम से क्लियर है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, या हिंदी में लिखूं तो सूक्ष्म दर्शी। तो नाम से क्लियर है, जो सूक्ष्म चीजों को दिखाएगा, जो छोटी चीजों को देखने के काम आएगा, वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी। तो पहले काम तो छोटी चीज को देखने के लिए हम आंख के क्या लाते हैं? पास लाते हैं। जैसे सुई का अंदर धागा डालने के लिए हम उसको क्या ले आए? पास ले आए, वो जूम हो गया। पर जैसे कुछ चीज ऐसी होती है कि उसको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ले आए, आंख के पास ले आए, फिर भी वो जूम होकर नहीं दिखाई दे रही है, सही नहीं स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का काम यूज में लेंगे उनको, तो उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। जैसे मैं सिंपल कहूं, दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। अगर आप उस दही के बैक्टीरिया को देखने के लिए जो डिवाइस काम में लेंगे, वो क्या चीज है? सूक्ष्मदर्शी। The device which is used to see small objects, छोटी वस्तुओं को देखने में जो यंत्र काम में आएगा, प्रकाशिकीय उपकरण काम आएगा, उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ये माइक्रोस्कोप दो टाइप का पढ़ेंगे हम। एक तो कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल काम, नाम तो एक ही है, सूक्ष्मदर्शी है, तो क्या काम आएगा? छोटे से छोटी वस्तुओं को देखने के क्या आएगा? काम आएगा। होता क्या है? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है। सिद्धांत क्या है इसका? सिद्धांत ये है, जब बिंब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। कहाँ हो? जब ऑब्जेक्ट है
वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो सरल सॉरी ये उत्तल लेंस क्या करता है, बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। When object is placed between optical center and focus of a convex lens, then it makes its magnified and erect image. यही इसका सिद्धांत है। अब आपको समझाता हूँ, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र और ये मान लिया इसका क्या है, फर्स्ट फोकस है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पर, इस जगह। अब हमें बनानी है इसकी इमेज। तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए, हमें दो किरणों की जरूरत है। लो, एक किरण तो ये गई, जो कहां से जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। वो बिना किसी डेविएशन के कैसे निकल जाती है, सीधी। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के कैसे निकल जाएगी, सीधी। तो हमें तो एक रे और चाहिए, तो लीजिए ये रे, ये गई ऐसे पैरेलल। जो पैरेलल जाती है वो कहां से निकलेगी, वो निकलेगी बेटा सेकंड फोकस से। कहां से, सेकंड फोकस से। ये मान लिया इसका कहीं सेकंड फोकस है। अब ये रेज तो दोनों क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। इधर मिलेगी नहीं, तो इनको मिलाने के लिए हम इनको कहां बढ़ाएंगे, हम इनको बढ़ाएंगे पीछे। और जहां ये इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वहां क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन गई। ये देखो, ये क्या बन गई, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट, इसकी ऊंचाई क्या थी, एचओ, छोटा था। इस लेंस ने इसको क्या कर दिया, आवर्धित कर दिया, बड़ा कर दिया। तो ये इमेज क्या हो गई, बड़ी। आप चाहते क्या थे, बड़ा करना, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, समझ आई कि नहीं आई। तो ये हो गया, जूम हो गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, डायग्राम आ गया किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल। होता क्या है, सिर्फ एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। फोकस दूरी कम ही क्यों है, वो हमें आगे पता चलेगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। ज्यादा क्यों नहीं ली, कम ही क्यों ली। और जब ऑब्जेक्ट, सिद्धांत क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, फोकस और कहां पड़ा हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो बड़ा और सीधा क्या बनता है, प्रतिबिंब। और ये कैसा है, आभासी है, वास्तविक नहीं है। कैसा है, आभासी। ये कौन सा है, सेकंड फोकस, F2। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसका निकालना होता है कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। हमें क्या निकालना होता है बेटा, इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैं आपको थोड़े से नोटेशन लिख देता हूं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है बेटा, u। ये इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v। ठीक है। अब देखिए, ये एंगल बना लिया, मान लिया बीटा। ये जो इमेज लेंस पे एंगल बना रही है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, बीटा। बट एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो समझिए।
कोणीय आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अपॉन डी पर रखे बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, इसको हम कहते हैं बीटा, इसको हम कहते हैं बेटा अल्फा। तो परिभाषा क्या हो गई, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण तथा डी पर रखे बिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन। हमने पहले जो आवर्धन पढ़े वो रेखीय आवर्धन थे, जहां हम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई लेते थे। अब क्या हो गया, कोणीय आवर्धन है, तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, बिंब द्वारा बनाया गया कोण, इनका अनुपात ले लेंगे। जब रेखीय था तो ऊंचाई ले ली, कोणीय है तो कोण ले लेंगे। तो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण कितना है, मैं जूम करके बताता हूं। तो प्रतिबिंब कितना कोण बना रहे हैं, बीटा। तो हम पहले क्या निकाले, बीटा। इंग्लिश में बताऊं तो लिख देता हूं, बीटा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, इमेज कह लो या फाइनल इमेज। और ये क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। तो ये बीटा चाहिए। तो इस ट्राइंगल में देखो, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी, और इस इमेज का नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो ट्राइंगल किस में जाओ आप, ट्राइंगल जाओ ए बी ओ में, इन ट्राइंगल ए बी ओ। यहां पे 10 बीटा लगाओ। 10 बीटा क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले हम पढ़ते हैं ना, एल ए एल के ए, लंब बटा आधार। ठीक है, तो अब देखिए, तो लंब क्या है बीटा के सामने, ए बी, तो ये क्या आ गया, एच ओ, और आधार कितना है, यू, ये रहा। आप कहोगे कि सर बीटा आपने प्रतिबिंब का कहा, तो प्रतिबिंब ये रहा, एच आई अपॉन वी लो। ये भी सही है, अगर आप 10 बीटा लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच आई अपॉन वी, क्या लिख सकते हो, वी। ठीक है, बट हम चाहते क्या है, फॉर्मूला किसके फॉर्म में आए, फॉर्मूला आए यू और ऑब्जेक्ट के हाइट के फॉर्म में। ये वी के फॉर्म में हम फॉर्मूला चाहते नहीं है, इमेज ये ज्यादा अच्छा नहीं है हमारे लिए, ज्यादा डिजायरेबल क्या है, फॉर्मूला किसके फॉर्म में आए, यू के फॉर्म में आए। इसलिए हम नजदीक वाले ट्राइंगल में ही हमेशा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये दिमाग में डाल लो कि आप हमेशा किसके फॉर्म में लिखोगे, यू के फॉर्म में। ये नहीं रहता तो सीधा रट्टा है कि जो नजदीक वाला ट्राइंगल है उससे रेशियो निकाल लो, बेटा तो उतना ही रहेगा, चाहे ये अपॉन ये, चाहे 4 में 2 का भाग दो तो भी 2 आने वाला है, और या 8 में 4 का भाग दो तो भी क्या आने वाला है, 2। रेशियो सेम है, हमें बीटा चाहिए। और बीटा कैलकुलेट हम इससे करने का क्या फायदा है कि हमें यू के फॉर्म में आएगा, जो हमारे लिए जब मैं मेंशन होगा कि अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज हम कैसे, इमेज तो बाद की बात है ना, तो हम पहले तो क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे कि यहाँ रखा है, तो इस फॉर्म में फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, तो हम ऐसे करेंगे। अब देखो नोटेशन, एच ओ ऊपर की हाइट है तो इसको मैं क्या लूंगा, प्लस, और यू इस तरफ की हाइट है, डिस्टेंस है, इसको मैं क्या लूंगा, ये। तो व्हेन एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, तो 10 बीटा को क्या लिखा जा सकता है,
बीटा, तो ये क्या आ गया बेटा, एच ओ अपॉन माइनस यू। ये हमारा आ गया क्या, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। और अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, इंग्लिश में लिख देता हूं अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। मतलब क्या है, आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दो और जो एंगल बनेगा वो क्या है, अल्फा। तो मैं इसमें बनाऊंगा तो इसमें ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी, ठीक है ना, कचरा हो जाएगा, आपके समझ नहीं आएगा, तो ये अलग बना लेते हैं। इसका उस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये रहा आपका ऑब्जेक्ट कौन सा, ए बी, इसको कितनी दूर रख दिया, इसको रख दिया डी डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर दूर। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या होता है, अल्फा। दोबारा देख लो, कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रख दो, डी डिस्टेंस पे रख दो। ये मान लिया आंख है, इससे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रख दिया, डी। आंख पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो टेन अल्फा यहां से क्या आ जाएगा बेटा, टेन अल्फा आ जाएगा एच ओ अपॉन डी। तो एच ओ ऊपर का है तो क्या रहेगा, प्लस का, और ये क्या रहेगा, माइनस का। तो जब एंगल स्मॉल हो तो अल्फा क्या आ गया, एच ओ अपॉन डी। टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। और हमें चाहिए क्या, हमें निकालना था एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है बेटा, बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। और इसको किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल एम एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, बीटा अपॉन अल्फा के अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय आवर्धन। तो बीटा की वैल्यू क्या है, एच ओ माइनस यू। और अल्फा की वैल्यू क्या है, एच ओ माइनस डी। माइनस से माइनस, एच ओ से एच ओ। तो एम की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डी अपॉन यू। ये क्या आ गया, कोणीय आवर्धन आ गया। क्या आ गया बेटा, कोणीय आवर्धन आ गया, किसका, सरल सूक्ष्म दर्शी का। ये अगर मैं आपको मिनिमाइज करके आप फोटो लेना चाहो, एक ही फोटो, तो ये लीजिए, ये हमारा क्या आ गया जी, सरल सूक्ष्मदर्शी का। अब इसके दो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस मैं बता देता हूं। पहला केस क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन। तो अधिकतम आवर्धन कब हो सकता है, जैसे वो सरल सूक्ष्मदर्शी आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी अधिक से अधिक आवर्धन कितना करेगा और कम से कम आवर्धन कितना करेगा। तो अधिकतम आवर्धन कब होगा, जब प्रतिबिंब कहाँ पड़ा हो, क्योंकि हम देख किसको रहे हैं, हम देख तो प्रतिबिंब को रहे हैं ना। हमें कौन दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। इधर देखिए, जैसे आपको दही वाले कीटाणु देखने हैं, ठीक है, वो तो आपको दिख ही नहीं रहे, तभी तो आपने क्या देखा है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। अब सूक्ष्मदर्शी ने उसको जूम करके बड़ा कर दिया, आप देख किसको रहे हो, इस प्रतिबिंब को। और ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, जब ये प्रतिबिंब कितने डिस्टेंस पर आ जाए, डी पर आ जाए, 25 सेंटीमीटर पर आ जाए। तो इसी केस का दूसरा नाम क्या है बेटा, व्हेन इमेज प्लेस्ड एट डी। जब प्रतिबिंब कहां रखा हो, डी पर। और जब आप कोई चीज डी पर रखी हुई है उसको लगातार देखेंगे तो आपकी आंखों में क्या आएगा, तनाव आएगा। आंखों में क्या आएगा, तनाव। तो इसी केस का नाम है
स्ट्रेस्ड आईज। इस केस के दौरान आंखों पे क्या रहता है? तनाव रहता है, इस कारण इसी का नाम क्या है? स्ट्रेस्ड आई। ठीक है, और इसी का एक नाम और है स्पेशल एडजस्टमेंट। क्या नाम है? स्पेशल एडजस्टमेंट। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की यही केस है, व्हेन इमेज प्लेस्ड एट, कहाँ हो? डी पे हो, स्ट्रेस्ड आई है, स्पेशल एडजस्टमेंट है। ये सारे के नाम, स्पेशल का मतलब विशेष समायोजन, विशेष समायोजन। आंखों पे क्या होगा बेटा? तनाव होगा, और प्रतिबिंब कहाँ है? डी पर है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ तो f पड़ी है, v को मैं क्या मान लू? v होता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज आप कहाँ पड़ी है? आपकी इमेज पड़ी है d पे, और u क्या पड़ा है? माइनस u पड़ा है। ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 1/f इक्वल टू माइनस डी माइनस माइनस यू। तो ये क्या आ गया जी? 1/-d प्लस 1/u f। तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/f प्लस 1/d। तो अभी हमने जो आवर्धन का फॉर्मूला निकाला था, वो आवर्धन का फॉर्मूला क्या था? m बराबर d अपॉन u, और 1/u की वैल्यू मैं भी यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/f प्लस 1/d इंटू डी। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया बेटा? d/f प्लस 1। ये क्या आ गया? सिंपल माइक्रोस्कोप का अधिकतम आवर्धन का फॉर्मूला आ गया। मतलब हम कर क्या रहे हैं? ये जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, यहाँ पे u की वैल्यू निकालेंगे कि u ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें कि आवर्धन अधिकतम होगा। अब हम क्या करेंगे? न्यूनतम आवर्धन के लिए u देखेंगे। एक ये लीजिए। अब केस दूसरा, केस सेकंड क्या होगा? न्यूनतम आवर्धन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो बेटा? इन्फिनिटी। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा छोटा दिखेगा। तो इसका मतलब इमेज कहां पड़ी है? तो इमेज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इमेज अब कहां पड़ी है बेटा? इमेज पड़ी है आपकी इन्फिनिटी पे, मतलब v की वैल्यू क्या हो गई? अनंत। तो जब दूर की चीजें देखोगे तो क्या आंखों पर तनाव होगा? क्या नहीं, आंखों पर तनाव नहीं होगा। रिलैक्स्ड आईज, मतलब आंखों पर कोई भी तनाव नहीं होगा। और इस केस का एक नाम और है नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। न्यूनतम आवर्धन, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? u तो माइनस u रहेगा ही रहेगा, और f पढ़ाई है पॉजिटिव ही होता है, f ही मान लेते हैं। v कहाँ चला गया बेटा? इन्फिनिटी। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v, v की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, माइनस माइनस यू एफ। तो 1/f इक्वल टू क्या आ गया जी? 1/u। तो u की वैल्यू क्या आ गई जी? f के इक्वल आ गई। अब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। m इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन u। तो डी एफ, ये क्या आ गया? ये न्यूनतम आवर्धन है। अधिकतम आवर्धन में क्या था? +1। यहाँ पे क्या था? +1। इसका मतलब न्यूनतम और अधिकतम आवर्धन में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो ये हमारा दूसरा केस आ गया। कौन सा? न्यूनतम आवर्धन का। सेम है, ये हम अब बार बार काम में लेंगे।
ये इतनी कैलकुलेशन हम सूक्ष्मदर्शी में भी काम में लेंगे, मतलब बस ये फॉर्मूला अलग आएगा, 1/u की वैल्यू ये हम सब जगह पुट करते रहेंगे, यही वैल्यू आएगी। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड के अंदर ये काम हम सब में करेंगे, टेलीस्कोप हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, बस फॉर्मूला ये m का बदलेगा, बाकी सब केस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर मैं इस सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कहूं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज बेटा कहाँ आता है, जहां सीधी सी बात है छोटी चीजों को देखने के काम आता है। और छोटी चीजों से कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, जैसे घड़ी ठीक करने वाले लोग हैं, तो घड़ी रिपेयरिंग के दौरान आपने देखा होगा कि वो आंख पे एक जुगाड़ लगा के रखते हैं अलग ही, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी के सारे पार्ट्स बड़े छोटे छोटे हैं, तो उनको देखने के लिए जो डिवाइस वो आंख पे लगाते हैं वो क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। एक आपने वो डिटेक्टिव देखे होंगे, वो इस तरीके के कोई भी खोजबीन के अंदर या पुरातत्व विभाग वाले, तो वो भी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है ना। ज्योतिषी भी हाथ की रेखाएं देखने के लिए, कईयों के गर्लफ्रेंड वाली लाइन होती नहीं है, ढूंढने के लिए क्या लगेगा, माइक्रोस्कोप ही लगेगा, क्या पता मिल ही जाए, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे गहने हैं, बड़े छोटे डिजाइन है, तो उनको देखने बनाने के लिए भी क्या है, ये माइक्रोस्कोप क्या आएगा, काम में आएगा। अगर मैं बात करूं ये कहां तक आवर्धन देता है, तो एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है ये कितना आवर्धन करता है, 9 गुना आवर्धन करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कितना आवर्धन करता है, 9 गुना। डीसी पांडे में लिखा हुआ है ये 5 गुना तक आवर्धन करता है। कितने गुना तक आवर्धन करता है, 5 गुना तक। अगर हम एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करते हैं, क्योंकि यही चल रही है, तो हम क्या मान के चलते हैं, 9 गुना आवर्धन। बाकी ज्यादातर ये 5-6 गुना ही क्या करता है, आवर्धन करता है। अगर इससे ज्यादा आवर्धन प्राप्त करना है, इससे ज्यादा बड़ा करके देखना है, तो हमें एक लेंस की जगह 2 लेंस काम में लेने पड़ेंगे, और वो जो सूक्ष्मदर्शी बनेगा वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।